हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपके अपने नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ऑनलाइन गुरु कैंपस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग 28 मई के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं डेली 4 बजे सुबह आप लोग के लिए डेली करंट अफेयर्स लाऊँगा। इसका जो टाइम रहेगा वो रहेगा 4 बजे। तो फ्रेंड, जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको जो है ना नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में लद्दाख में पेंगोंग लेक के बाद अब किस घाटी में इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी आमने सामने खड़ी है और तनाव है। तो फ्रेंड्स, हाल ही में जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गालवान वैली। जो गालवान वैली है वहाँ पे जो हाल ही में भारतीय आर्मी और चाइनीज आर्मी जो है आमने सामने खड़ी है। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। देखिए, ये है गालविन वैली। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट 2 है, उसको याद रखिएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो इंडिया चाइना एलएसी पर जो लोकेशन है उस पर टेंशन देखने को मिल रही है, यानी करीब पिछले 25 दिनों से टेंशन देखने को मिल रही है। और अभी तक जो है ना कोई समाधान नहीं निकली है, बल्कि दोनों देशों की सेनाओं की गतिविधियां भी क्या है, बढ़ गई है। दोस्तों, थोड़ा डिटेल में हम जान लेते हैं कि गलवान वैली के फौज में तनाव कैसा है, क्या है मामला। तो फ्रेंड, जो इंडिया है ना, इंडिया का कहना है कि पूरा ऑक्साई चीन लद्दाख का है, यानी हमारा है। इसके अलावा चीन का कहना है कि 1962 की जंग में येलो तक क्लेम था, लेकिन धीरे धीरे उसने यहाँ रेड वाली लाइन तक बढ़ा लिया है, लेकिन इसे ही अभी एलएसी माना जाता है। तो फ्रेंड्स, चीन जो है एलएसी को भी क्रॉस करके अंदर आने की कोशिश कर रहा है, तो यही मामला है। और 3 किलोमीटर अंदर भी आ गया है। दरअसल मामला ये है कि भारत जो है ना सड़कें और पुल बना रहा है, तो इसी का विरोध जो है ना चीन कर रही है। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये थोड़ा डिटेल में था। तो जो हाल ही में जो तनाव उत्पन्न हो रही है वो सीमा को लेकर हो रही है भारत और चीन आर्मियों के बीच। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि हाल ही में किस राज्य ने निवेश को आकर्षित कर खेल की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए खेल को उद्योग का दर्जा दिया है। देखिए फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा, आराम से वीडियो को देखिए, आप लोग को बोर नहीं होना है। मैं इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको बताऊँगा, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मिजोरम ने हाल ही में खेल को क्या किया, उद्योग का दर्जा दिया है। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट 2 जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मिजोरम ने इस उद्देश्य से खास तौर पर रोजगार को बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया है। और दूसरा पॉइंट ये याद रखिएगा कि जो मिजोरम मंत्रिमंडल ने राज्य में खेल को बढ़ावा देने के लिए 22 मई को यह फैसला लिया है। कब लिया है? तो 22 मई को फैसला लिया है। दोस्तों, मिजोरम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि जो मिजोरम की जो मंत्रिमंडल या फिर मिजोरम की जो राजधानी है वो है आइजोल। याद रखिएगा, मिजोरम की राजधानी जो है आइजोल है। और इसके जो मुख्यमंत्री है उसका नाम है जोरमथंगा। और इसके राज्यपाल में हाल ही में जो राज्यपाल हैं वो है श्रीधरन पिल्लई। और मिजोरम के जो विधानसभा सीट हैं वो 40 है, लोकसभा के 1 सीट हैं और राज्यसभा के 1 सीट हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए मिजोरम है, भारत के नक्शे पर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये मिजोरम का पार्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर के पूर्ण सौरकरण के लिए योजना शुरू की है। तो फ्रेंड्स, हाल ही में आप जानते हैं कि जो उड़ीसा सरकार यानी तेलंगाना उड़ीसा के जो कोणार्क सूर्य मंदिर है वहाँ पे जो है पूर्ण सौरकरण की योजना शुरू की गई है। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आप लोग याद रखिएगा कि फर्स्ट पॉइंट कि उड़ीसा में स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर को पूरी तरह से सौरकरण यानी सोलराइज नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से शुरू किया गया है या फिर शुरू हुआ है। ये एग्जाम में कई बार पूछ सकता है, ये इम्पोर्टेंट है।
कि कौन से ऊर्जा ने किया है, तो कौन, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखिएगा दोस्तों कि इस योजना में जो है 10 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सौर परियोजना क्या कर जाएगी, स्थापित की जाएगी। अब उड़ीसा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों कि उड़ीसा की जो राजधानी है वो क्या है, भुवनेश्वर है। और इसके जो अभी हाल ही में या फिर उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है उसका नाम है नवीन पटनायक, और इसके राज्यपाल का नाम है गणेशी लाल। और विधानसभा सीट की बात करें तो विधानसभा सीट उड़ीसा में 147 है, राज्यसभा सीटें 10 हैं और लोकसभा सीटें 20 हैं। और इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये हमारा उड़ीसा है भारत के नक्शे पे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा आज का चौथा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश द्वारा बनाए गए नक्शे को संविधान में शामिल करने के प्रस्ताव को टाल दी गई है। तो फ्रेंड्स इसके ऑप्शंस में थोड़ा ध्यान रखें। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी नेपाल। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नेपाल, यानी नेपाल देश के संविधान ने जो है एक नई जो पेश किया गया था नक्शे को, उसके प्रस्ताव को क्या किया, टाल दिया है। तो फ्रेंड्स इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो जान लेते हैं कि फर्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये है कि नेपाल ने नए मानचित्र में लिपू लेक, काला पानी और लिम्पियाधुरा को अपना क्षेत्र बताया है। और दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि निचले सदन से प्रस्ताव पास कराने के लिए उसको 2/3 कम से कम वोट चाहिए, जिसमें से सरकार के पास अभी 10 वोट क्या है, कम पड़ जा रहे हैं, इसलिए ये प्रस्ताव टल गई है। दोस्तों याद रखिएगा कि नेपाल के संविधान में देश के नए मानचित्र को शामिल करने के प्रस्ताव पर होने वाली चर्चा टल गई है। इस मुद्दे पर सभी पार्टियों की सहमति बन पाई है। यह चर्चा पहले भी एक बार टलने के बाद बुधवार को यह तय की गई थी। दोस्तों याद रखिएगा कि अब यह चर्चा कब होगी इसका दिन नहीं तय किया गया है, और नेपाल की संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि सभा में संशोधन के लिए बुधवार को चर्चा होनी थी। दोस्तों जो नेपाल के कानून मंत्री है शिव माया तुम्हाम्पे को 2 बजे प्रस्ताव पेश करना था। दोस्तों याद रखिएगा कि जो नेपाल ने 18 मई को जारी किया था यह नया मानचित्र। तो जो भारत ने हाल ही में लिपू लेक तक सड़क निर्माण किया है, यानी रक्षा मंत्री जो हमारे राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस उद्घाटन का उद्घाटन किया था। तो इसके बाद ही नेपाल की सरकार ने विरोध जताते हुए 18 मई को मानचित्र जारी किया था। इसमें भारत के काला पानी, लिपू लेक, लिम्पियाधुरा को अपना क्षेत्र बताया था। इसके बाद जो है ना 22 मई को संसद में संविधान संशोधन का प्रस्ताव दिया था। तो हाल ही में भारत के सेना प्रमुख एम नरवणे ने कहा कि नेपाल ने ऐसी किसके कहने पे कही है, तो चीन के कहने पे कही है। तो फ्रेंड्स इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो ये है कि नेपाल ने कब जो है मानचित्र जारी किया था, तो 18 मई को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा 5वां क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस स्वदेशी लड़ाकू विमान को फिर से शामिल किया गया है। यानी इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन फिर देखते हैं कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने यानी जो इंडियन एयरफोर्स ने किस स्वदेशी लड़ाकू विमान को फिर से अपने सेना में क्या किया, शामिल किया। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन देख लीजिए। तेजस फ्लाइंग बुलेट, माइक्रोज्ञान MiG-29, जनरल डायमेक्सिक F-16 फाइटिंग या डिसोल्ट राफेल। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है तेजस फ्लाइंग बुलेट। इसको जो है ना हाल ही में क्या किया, लड़ाकू विमान को फिर से एयरफोर्स में शामिल कर लिया गया है। तो फ्रेंड्स इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आप जान लीजिए कि फर्स्ट पॉइंट जो इसका वो है, वो याद रखिएगा कि जो स्वदेशी लड़ाकू विमान यानी LCA तेजस को उड़ाने वाली यह दूसरी स्क्वाड्रन होगी। और दूसरा पॉइंट ये याद रखिएगा दोस्तों कि इस स्क्वाड्रन को 2016 में क्या किया था, हटाया गया था और फिर से इसे शामिल किया गया है। दोस्तों ये है हमारा तेजस जिसका नाम फ्लाइंग बुलेट्स है। दोस्तों याद रखिएगा कि जो स्वदेशी विमान तेजस की दूसरी स्क्वाड्रन बुधवार को वायुसेना में शामिल हो गई। इस फ्लाइंग बुलेट, इसे क्या है, फ्लाइंग बुलेट्स नाम दिया गया है।
जिसकी शुरुआत वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल वायुसेना प्रमुख एयर चीफ आरकेएस भदौरिया ने तेजस लड़ाकू विमान उड़ाकर की। दोस्तों याद रखिएगा कि कोयम्बटूर के सुलूर एयर बस से ये उड़ान भर गई थी और भदौरिया ने अब तक राफेल लड़ाकू विमान सहित 28 से ज़्यादा तरह के विमानों को उड़ाया है। भदौरिया क्लाई फाइट फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर और पायलट इंस्पेक्टर भी मतलब हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1971 की जन्म में जो है ना 18वीं स्क्वाड्रन की अहम भूमिका थी। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो तेजस और लेस दूसरी ओर वायुसेना की 18वीं स्क्वाड्रन की स्थापना 1965 में की गई थी। तो पाकिस्तान किसके साथ जब 1971 की जन्म है, इसकी अहम भूमिका रही थी। इस स्क्वाड्रन को 15 अप्रैल 2016 को हटाया गया था, लेकिन इसको अभी शामिल किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का छठा क्वेश्चन है कि हाल ही में WHO के कौन से प्रमुख ने यह चेतावनी दी है कि कोरोना महामारी का दूसरा दौर आएगा। तो फ्रेंड्स, इसका जब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो WHO के हाल ही में इमरजेंसी हेड हैं डॉक्टर माइके रेयान, इन्होंने यह कहा है या फिर यह चेतावनी दी है कि कोरोना का महामारी का दूसरा दौर भी आएगा। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो जान लेते हैं कि जो हमारा पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO है, इनके जो इमरजेंसी प्रमुख हैं डॉक्टर माइक रेयान, इन्होंने चेतावनी देकर कहा है कि जहां मामले घट रहे हैं ना, वहां पे खतरा बढ़ भी सकता है। तो फ्रेंड्स, इसमें देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने उन देशों को चेतावनी दी है जहां कोरोना संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं, और WHO के मुताबिक जहां मामले घट रहे हैं ना, वहां अचानक ये बढ़ भी सकते हैं। इसलिए सिर्फ देखते ना रहना है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह महामारी रोकने के उपायों के साथ रहे। यानी जो हमारे WHO के जो इमरजेंसी हेड हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो सरकार है जहाँ पे कम हो रही है, उनको सचेत नहीं रहना है, बल्कि उस महामारी का रोकथाम भी जानना है। तो फ्रेंड्स, WHO के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ऐसे भी मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन जो WHO का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 7 अप्रैल 1948 को, और टोटल सदस्य देश जो इसमें है वह 194 हैं, और इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ है, स्विट्ज़रलैंड के जनेवा में है। और हाल ही में जो इसके डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन है, तो हाल ही में इसके डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एधनोम हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में कोविड-19 के कारण बेरोजगारी दर 80 साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अमेरिका जो है कोरोना वायरस के कारण बेरोजगारी दर में 80 साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो याद रखिएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि जो अमेरिका जो है ना, अमेरिका के श्रम विभाग के मुताबिक जो है ना, सरकार बेरोजगारी के 80 साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। और अमेरिका में जो है दूसरा पॉइंट ये है कि अमेरिका में कोरोना संकट के कारण 3.86 करोड़ क्या है लोग बेरोजगार भत्ते के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। तो सोचने वाली बात है फ्रेंड्स, कितनी बड़ी बेरोजगारी है अमेरिका में। तो इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देखिए दोस्तों कि कोरोना संकट की वजह से अमेरिका में बेरोजगारी दर 80 साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, और करीब 3.86 करोड़ लोग बेरोजगारी भत्ते के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, और लोगों को जितनी सैलरी मिलती थी उनसे 1.5 गुना ज़्यादा भत्ता मिल रहा है। दोस्तों, इससे बेरोजगारी भत्ता और बेरोजगारी बीमा जैसी कंपनियों को या फिर सरकार की योजनाओं पर दबाव बढ़ गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतवंशी वैज्ञानिक को इवेंट ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। तो फ्रेंड्स, हाल ही में जो हमारे डॉक्टर राजीव जोशी हैं, यानी कि डॉक्टर राजीव जोशी को हाल ही में इवेंट ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो याद रखिएगा कि जो फर्स्ट ये पॉइंट कि भारतवंशी वैज्ञानिक जो राजीव जोशी हैं वह न्यूयॉर्क के IBM थॉमसन वाटसन रिसर्च में काम करते हैं, और उन्हें
न्यूयॉर्क के इंटेवल्यूशन प्रॉपर्टी एसोसिएशन ने इस प्रतिष्ठित वार्षिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। किसने किया है? तो याद रखिएगा कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसोसिएशन जो न्यूयॉर्क के हैं, उन्होंने इससे सम्मानित किया है। तो देखिए दोस्तों, जो भारतवंशी वैज्ञानिक राजीव जोशी को प्रतिष्ठित इवेंट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। उन्हें यह सम्मान किससे? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को आगे बढ़ाने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बेहतर बनाने में योगदान देने के लिए दिया गया है। उन्होंने कई आविष्कार किए हैं, उनके नाम 250 से भी ज़्यादा पेटेंट क्या हैं? दर्ज हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला और आखिरी क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत जो है दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले में कितनेवें नंबर पर पहुंच गया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में जो है भारत कोरोना संक्रमण के मामले में 10वें स्थान पर पहुंच गया है। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो याद रखिएगा कि भारत में जो कोरोना संक्रमण के लगभग जो है वो 1.5 लाख के पार केसेस पहुँच गई है। और दूसरा पॉइंट ये याद रखिएगा दोस्तों कि दुनिया में जो यूरोप जो है ना वो पहला है और उत्तर अमेरिका दूसरा, और जो तीसरा है वो एशिया सबसे ज़्यादा प्रभावित महाद्वीप है। दोस्तों याद रखिएगा कि एशिया में दूसरे नंबर पर भारत है। तो इससे रिलेटेड जो पॉइंट है वो देखिए कि दुनिया के सबसे प्रभावित महाद्वीपों में यूरोप पहले, उत्तरी अमेरिका दूसरे, एशिया तीसरे नंबर पे है। इसी तरह अगर एशिया की बात करें तो यहाँ में तुर्की में सबसे ज़्यादा मामले हैं। यहाँ 1,56,827 केसेज जो हैं तुर्की के हैं। इनमें से करीब 4,340 लोगों की मौत हो चुकी है। और एशिया में जो है भारत कितने नंबर पे हैं? दूसरे नंबर पे हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और जो करंट अफेयर के जो वीडियो हैं वो डेली आप मेरे साथ 4 बजे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं एक इम्पोर्टेंट अनाउंस करना चाहूँगा कि जो इंग्लिश के जो बेसिक कोर्स हैं उन्हें आप नहीं देख रहे हैं तो कृपया करके जो उन्हें जाके देख लें, क्योंकि एसएससी के लिए जो क्लासेस स्टार्ट हुई है इंग्लिश की, एकदम बेसिक से स्टार्ट हुई है। तो मैं चाहूँगा कि आप एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप जाके इंग्लिश के क्लासेस को बेसिक से देखें। अभी ज़्यादा क्लासेस नहीं हुए, 3-4 क्लासेस हुए हैं, तो जाके देख लें। तो ठीक है फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद, लाइक कीजिए, गुड बाय। ओके फ्रेंड्स।